नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास चुनावी कवरेज में, जहां बिहार की राजनीति का शायद सबसे रोमांचक अध्याय लिखा जा रहा है। आज पूरे दिन की काउंटिंग और बदलते रुझान, राजनीतिक बयानबाजी और उम्मीदवारों के पल पल के उतार चढ़ाव ने माहौल को इतना गर्म कर दिया है कि मानो ऐसा लग रहा है कि पूरा बिहार एक बड़े मोड़ की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे राउंड आगे बढ़ते गए और जैसे जैसे स्क्रीन पर नई संख्या अपडेट होती गई, हवा में एक ही सवाल गूंजता रहा, आखिर अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। सुबह जो रुझान आ रहे थे उन्होंने शुरुआत में ही संकेत दे दिया था कि तस्वीर कुछ अलग होने वाली है, और जैसे जैसे घंटे बीतते गए स्थिति बिल्कुल नए अंदाज में सामने आती गई। सबसे बड़ा झटका और बड़ा सवाल आरजेडी को लेकर खड़ा हुआ। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा पाने के लिए कम से कम 25 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन रुझानों में आरजेडी 24 सीटों पर अटकी दिखाई दी। यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं था, बल्कि इसके पीछे पूरी राजनीतिक लड़ाई छिपी थी। अगर पार्टी 25 का आंकड़ा नहीं छू पाती तो सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी दूर होना ही नहीं, बल्कि नेता प्रतिपक्ष से संवैधानिक स्थिति से भी हाथ से निकल सकती थी। यह बिहार की राजनीति के लिए कितना बड़ा झटका होगा, इसका अंदाजा हर राजनीतिक विश्लेषक को है। इसी बीच दानापुर से ऐसा अपडेट सामने आया जिसने माहौल एकदम बदल दिया। राम कृपाल यादव, जिन्हें कभी लालू प्रसाद यादव का बेहद करीबी माना जाता था और जिन्होंने टिकट न मिलने पर बीजेपी का दामन थाम लिया था, आज वो दानापुर सीट से भारी बढ़त बनाते हुए दिखे। 12वें राउंड में 9000 वोटों की बढ़त और 16वें राउंड के बाद यह अंतर लगभग 10,000 सीटों के करीब पहुंच गया। यह सिर्फ एक सीट का अंतर नहीं, बल्कि एक राजनीतिक सफर का मोड़ है जिसने एक नेता सांसद से सीधे विधायकी में कदम रख रखा है और पहले ही चुनाव में एक मजबूत पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि यह मेरी जीत नहीं, दानापुर की जनता की जीत है। तो उनके विनम्रता से ज्यादा राजनीतिक संदेश छिपा था कि वे इस क्षेत्र में अपने पैर जमा चुके हैं और बीजेपी उनकी जीत को एक बड़ी उपलब्धि की तरह दिखा रही है। अब यह सबसे बड़ा राजनीतिक भूचाल तब आया जब गणित इस ओर इशारा करने लगी कि कई सालों के बाद बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार के समर्थन के बिना भी सरकार आंकड़े तक पहुंच सकती है। बीजेपी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जैसा कि रुझान कहानी कह रहे हैं कि यह पार्टी 100 सीटों के आसपास पहुंचती दिख रही थी। यह अपने आप में रिकॉर्ड है, इतिहास है, क्योंकि सामान्य बिहार में कोई भी पार्टी अपने दम पर इतनी मजबूती से कभी खड़ी दिखाई नहीं दी। राजनीति के वरिष्ठ विश्लेषक कह रहे हैं कि यह 17 साल में पहली बार है जब परिणाम इस तरह के संकेत दे रहे हैं। इस पूरे माहौल को और दिलचस्प तब बना दिया गया जब जेडीयू के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से पहले ट्वीट आया कि नीतीश कुमार थे और रहेंगे। यह ट्वीट राजनीतिक विरोधियों के लिए दिलों की धड़कन बनाने वाला था, लेकिन सबसे पहले बयान को राजनीतिक स्थिरता की मुहर लग पाता यह ट्वीट अचानक डिलीट कर दिया गया। कुछ देर बाद नया ट्वीट आया जिसमें सिर्फ एनडीए और बिहार की जीत का जिक्र था। इससे माहौल में और भी सस्पेंस बढ़ता गया। विपक्ष इसे दबाव की राजनीति का अंत का कारण बताया, जबकि जेडीयू के अंदर इसे तकनीकी गलती बताया गया। लेकिन इन सबके बीच जनता और मीडिया की नजरें इस बात पर टिकी रही कि आखिर ट्वीट ने ये अचानक बदलाव क्यों आया। क्या नीतीश फिर से अपनी रणनीति बदल रहे हैं, या बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाना चाहेगी, या फिर वही एनडीए का पुराना फार्मूला चलेगा। इन नारों में सवालों के बीच माहौल और ज्यादा रोमांचक होता गया। इस पूरे चुनावी माहौल में प्रशांत किशोर का नाम भी उछला। एक के बाद एक प्रवक्ताओं ने पीके पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जिन भविष्यवाणियों पर अड़े थे वे सभी गलत साबित हुई। जेडीयू 25 नहीं लाई, नीतीश मुख्यमंत्री न बनने की बात फेल हो गई। तेज प्रताप आरजेडी से चुनाव लड़ने वाला बयान भी हवा में उड़ गया। पीके के लिए चुनावी ये नतीजे काफी कठिन रहे और कुछ प्रवक्ताओं ने सीधे तंज कसा। जो अर्श पर होता है वह कभी कभी फर्श पर भी आ जाता है। एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब एक नाम चर्चा में आया, ज्ञानेश कुमार गुप्ता। पूरे दिन कई राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता एक ही स्क्रिप्ट पढ़ते दिखे, लेकिन नाम कोई ज्ञानेश कुमार बोल रहा था, कोई ज्ञानेश गुप्ता और कोई दोनों साथ। विपक्ष ने इसे निशाना बनाकर कहा कि यह उसी तरह से है जैसे पहले जेम्स माइकल लिंगदो नाम का जानबूझकर राजनीतिक उपयोग किया जाता था। जवाब में तर्क आए कि नाम में उपमान जोड़ना या हटाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन इस बहस में माहौल में बहुत हल्की गर्मी जरूर बढ़ा दी। अब अगर हम बिहार की तस्वीर पर लौटे तो रुझानों में एनडीए को करीब 206 सीटें मिलते नजर आई, जबकि महागठबंधन करीब 30 सीटों पर सिमटता दिखा। अन्य दलों को 7 सीटों पर करीब गिनती मिलती दिखाई दी।
AIMIM ने कुछ इलाकों में बढ़त बनाकर माहौल में कुछ अलग रंग भर दिया। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि बिहार के सत्ता समीकरण आज पूरी तरह बदल चुका है। बीजेपी और एनडीए का दबदबा मजबूत दिखाई दे रहा है। यह बिहार का वह मोड़ है जिसे आने वाले कई सालों तक याद किया जाएगा। आज काउंटिंग ने, आज के बयानों ने, आज के रुझानों ने और नेताओं के बदलते तेवरों ने यह साफ कर दिया है कि बिहार की सत्ता का नया नक्शा तैयार हो चुका है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, गठबंधन की दिशा की क्या होगी, जेडीयू की भूमिका कितनी बड़ी और कितनी सीमित रहेगी, और बीजेपी अकेले कितनी मजबूत खड़ी है, इन सब का जवाब हमें आज रुझानों तक दे दिया गया। इसी प्रकार की खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।